और वहाँ से एंजॉय करिए, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए। और फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। और आज हमारा पहला प्रश्न होगा भारतीय इतिहास से। तो आइए हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इसका टारगेट हम लोग रखते हैं 100 लाइक का। कम से कम 100 लाइक ज़रूर आप इसको करिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि 1500 से ऊपर इस पर व्यूज़ कम से कम आ जाने चाहिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हमारी टीम को मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले कि नहीं हमारे स्टूडेंट, हमारे डियर फ्रेंड्स जो हैं वो हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, तो हम भी उनके लिए कुछ नए नए आइडियाज़ को क्रिएट करें। और यूपी का जो स्पेशल पोर्शन है यूपी स्पेशल का, वो मैं घटना चक्र की सीरीज को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों को जल्दी ही 1 से 2 दिन में कंप्लीट करा दूंगा, तो वो भी आप लोग देखने के लिए बिल्कुल रेडी रहें। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास को पहले इसमें सेगमेंट किया गया है। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वाजसनेयी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय या काठक? तो सही जवाब हो जाएगा ए, वाजसनेयी जो है कि शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो आइए समझते हैं इसकी व्याख्या को। क्योंकि यजुर्वेद की 2 शाखाएं होती हैं, एक होता है शुक्ल यजुर्वेद, एक होता है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को हम वाजसनेयी कहा जाता है, और जबकि शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, इसीलिए यजुर्वेद को कहा जाता है कि ये कृष्ण यजुर्वेद के रूप में दोनों ही पद्य में लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सफल हुए, क्योंकि महमूद गजनवी जो है कि धन लूटने आया था, वो धन भी लूट के जाता है। तुर्की आक्रमण के अंतर्गत मोहम्मद गौरी आता है, वो भी जो है कि अपना भारत में प्रशासन को विस्तार करता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता देकर जाता है। और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, बिल्कुल यही कारण था कि जब जब भारत पे आक्रमण किया गया है तो उत्तर भारत के पूरे भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, सहयोग की भावना नहीं थी। इसीलिए चाहे मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, चाहे प्राचीन काल में हो, चाहे अंग्रेजों का इतिहास, लगातार भारत को अपनी एकता न होने का नुकसान उठाना पड़ा है। तो दोनों ही कथन सही हैं और इसीलिए ये आक्रमण सफल भी हुए, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय सनसबनी वंश के मोहम्मद गौरी को प्राप्त हुआ। और भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का कारण था। हालांकि जब मोहम्मद गौरी तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई कर रहा था, और पृथ्वीराज चौहान का बहुत ही अच्छा दोस्त था जयचंद, लेकिन जयचंद भी अपनी मजबूरियों से ही मजबूर था, क्योंकि जब जयचंद की बहन संयोगिता का स्वयंवर हो रहा था दोस्तों, तो उस समय पृथ्वीराज, क्योंकि वो उसकी प्रेमिका थी, तो स्वयंवर से उसे लेके चला जाता है भगा के, जो कि जयचंद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और ऐसे अवसर पे पृथ्वीराज चौहान की कोई मदद नहीं की जयचंद ने। और जब 1194 में जब चंदावर का युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, तो वहाँ जयचंद को सहयोग करने वाला कोई भी नहीं था। तो इसीलिए राजनीतिक एकता का न होना भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो ये स्टोरी थी एक छोटी सी जो मैंने आपको बताई। और अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कहता है। यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित मंदिरों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक मक्खी मर गई है, कोई बात नहीं, आप मक्खी छोड़िए, हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और सप्त पैगोडा की बात करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों तो चोल काल से संबंधित हैं, ये आपके पल्लव वंश से संबंधित है, और ये आपका जो है कि दूसरे वंश से संबंधित है। तो आइए हम इससे संबंधित व्याख्या को समझते हैं कि कालक्रम के अनुसार सबसे पहले मंदिरों में सप्त पैगोडा यानी मामल्ल शैली का स्थापना होती है 640 ईस्वी में लगभग, और महाबलीपुरम का तटीय मंदिर जिसको सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, ये राजसिंह शैली यानी कि जो पल्लव वंश की थी। और बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम जो कि चोल थी, और इसके बेटे राजेंद्र प्रथम के समय गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना होती है। तो ये इसका काल अनुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? तो ये खारवेल के विषय में जानकारी देता है, जो कि कलिंग नरेश था। उदयगिरी के पहाड़ी के हाथी गुम्फा से शासक जो था खारवेल के एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक और राजा होने के बाद 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध जानकारी मिलती है। और यही मात्र एक अभिलेख है जिससे खारवेल का इतिहास प्राप्त हम कर सकते हैं, केवल एकमात्र यही अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हो गया था, तो ये राजस्थान के बागोड़ जिले से इसके प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं।
कहाँ से मिलते हैं? वैसे तो प्रारंभिक साक्ष्य में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। तो ये मध्यकाल में पशुपालन के साक्ष्य हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। कहने का मतलब जब दक्षिण भारत अभियान किया था, समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था, तो उस समय उसे किन किन राजाओं से निपटना पड़ा था, यानी कि किन किन राजाओं से संघर्ष करना पड़ा था, तो उसके बारे में बात यहाँ पे हो रही है। जैसे धनंजय, नीलराज, उग्रसेन और विष्णुगोपा। तो आइए देखते हैं हम इसके जो है कि व्याख्या के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि धनंजय उस समय कुस्तलपुर के शासक थे, नीलराज अवमुक्त के थे और उग्रसेन पालक्का के थे और विष्णुगोपा कांची के थे। और क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित थे। तो सिंधु सभ्यता के एक तो हुलास और एक आलमगीरपुर, ये दोनों ही हमारे यूपी में हैं। आलमगीरपुर आपको पता होना चाहिए कि ये मेरठ में हिंडन नदी के तट पर है, और वहीं हुलास और बड़ा गांव, ध्यान देना, हुलास और बड़ा गांव ये दोनों ही सहारनपुर में स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सीमा के साथ साझा करता है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है ये सहारनपुर। तो सहारनपुर में हुलास और बड़ा गांव देखने को मिलता है और आलमगीरपुर मेरठ में देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण हैं। यहाँ देखेंगे आपकी कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, जबकि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में और हुलास सहारनपुर जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो मणिग्राम और नाना देसी ये दोनों ही जो है कि विदेशी व्यापार से संबंधित थी। तो अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पे इसकी व्याख्या समझते हैं कि श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति होती थी और नगरम व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहा जाता था। इस प्रकार के संगठन कांची तथा मामल्लपुर में विद्यमान थे। लेखों से हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये व्यापारिक संघ हैं जैसे मणिग्राम, नाना देसी, वलैंग, वलिंजर, इंदगय, ये सभी के सभी जो है कि किससे संबंधित थे? तो ये व्यापारिक संघ थे जो विदेशों में व्यापार करते थे। हालांकि इस लोक सेवा प्रश्न जो आयोग था, इस प्रश्न का उत्तर विकल्प जो है कि सी और डी दोनों ही माना है। तो अगले प्रश्न पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे, जिनकी जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख से मिलती है। किससे मिलेगी? अयोध्या अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? तो कलिंग नरेश खारवेल का है। सारनाथ लेख अशोक से संबंधित है। और बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ लेख मिला है विदिशा के बेसनगर, वो हेलियोडोरस का है। किसका है? हेलियोडोरस का। तो यहाँ तो सही जवाब हो गया सी, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था और उसने 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। और अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। अब अगला प्रश्न जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित हो रहा है। ये अच्छी बात है कि आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि कौन से शासनकाल के हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद मांडू, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाजा गौड़ और 3 दरवाजा अहमदाबाद। तो ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि अदीना मस्जिद जो है कि वो मांडू में स्थित नहीं है, बल्कि कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखिए, पश्चिम बंगाल के पंडुआ स्थित अदीना मस्जिद जामा मस्जिद एक प्रसिद्ध भग्न अवशेष है, जो 1360 ईस्वी के आसपास बंगाल के शासक सिकंदर शाह 1358 से 90 के शासनकाल में निर्मित किया गया था। और इस मस्जिद में 400 गुंबद हैं। एक वर्गाकार कक्ष में सिकंदर शाह की कब्र भी है। और इस मस्जिद में हिंदू वास्तुकला का प्रभाव स्पष्टता दिखाई देता है, क्योंकि इसके कई भाग पुराने हिंदू मंदिर और महलों के अवशेष भी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? सही सुमेलित नहीं है। तो ध्रुवदास भगत नामावली, नाभादास भक्तमाल, रसखान रसिक प्रिया और उस्मान चित्रावली। तो ध्यान दीजिएगा कि रसखान ने जो है कि रसिक प्रिया की रचना नहीं की थी। किसकी की थी? रसिक प्रिया की जो रचना थी वो केशव दास की प्रसिद्ध रचना है। केशव दास की अन्य रचनाएं रामचंद्रिका और कवि प्रिया है। ठीक है, तो ये प्रिया वाली जो होती है ना, वो यही करते हैं। अगला प्रश्न है 12, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया गया। बिल्कुल सही बात है, कई सारी पुस्तकों का फारसी अनुवाद हुआ। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें सभा कहा जाता था, समा के शौकीन थे। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सूफी जो संत थे वो संगीत के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति में विश्वास रखते थे, इसलिए दोनों ही बातें सही हैं। तो 12 का हो जाएगा बी, कि दोनों बातें सही तो हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या यहाँ पर नहीं कर रहे हैं।
तो हम लोग देख लेते हैं। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया है। इस संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद शासकों की रुचि के कारण संभव था। महमूद गजनवी अनेक पुस्तकों को अपने साथ गजनी ले गया था। फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी ने भी विशेष रूप से संस्कृत में लिखी विभिन्न क्षेत्रों की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया। बाद में मुगल बादशाहों ने भी संस्कृत में लिखी विभिन्न पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया। और इसी के आगे समा की बात अगर हम करेंगे तो समा क्या था? संगीत की गोष्ठी थी। चिश्ती संत संगीत के समर्थक थे और संगीत को ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम भी बताते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। परगना के समानार्थी, सरकार के समानार्थी, सूबे और परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं थी। यही आंसर यहाँ पे सही हो जाएगी। और अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? यानी जो मराठे थे वो अपने आसपास के जो क्षेत्रीय राज्य थे उनकी सुरक्षा के लिए जो टैक्स लेते थे उसको हम लोग चौथ कहते थे। और जो सरदेश मुखी हुआ करता था वो मराठे सरदार अपने ही साम्राज्य में रहने वाले छोटे छोटे सरदारों से लेते थे, जिसको सरदेश मुखी कहा जाता था। तो चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था, और इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण और लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो माहम अनगा, जो कि अकबर की धाय माँ थी यानी कि संरक्षिका थी, उन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी पुराना किला के सामने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देवगिरी के शासक जो है कि कौन थे? शंकर देव थे। वारंगल के रामचंद्र नहीं थे, बल्कि रामचंद्र देव भी देवगिरी के ही यादव वंश से संबंधित थे। होयसल के वीर बल्लाल थे, यह भी सही है। मदुरा के वीर पांड्य थे, यह भी सही है। केवल बी गलत है, क्योंकि वारंगल के नहीं, रामचंद्र देव जो है कि देवगिरी के ही यादव वंश से संबंधित थे। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, और रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना, और तेलंगाना में काकती वंश का शासन था। यहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। बाकी सभी तो सुमेलित थे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, निम्नलिखित को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मोहम्मद शाह, आलमगीर द्वितीय, जहांदार शाह और अहमद शाह। तो सबसे पहले जो आएंगे वो जहांदार शाह आएंगे, क्योंकि 1717 से ये शुरू करते हैं अपने शासन को, मतलब 1712 से। तो इसका बी से स्टार्ट होगा, और आप बी से देखते हैं यही वाला सही हो रहा है, तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं कि जहांदार शाह जो थे वो 712 में आते हैं, 713 तक। फिर मोहम्मद शाह 1719 से 48 तक, और अहमद शाह 1748 से 54 तक, और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, क्योंकि इन्हीं के समय में 1757 का प्लासी का युद्ध भी हुआ था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए दो कथन हैं। पहला है 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। लियाकत अली जी जो है कि वित्त मंत्री बने थे, कैबिनेट मिशन के सुझाव पर जो है कि फिर उसमें शामिल हुए थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि दोनों ही सही है, लेकिन एक दूसरे की कोई व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए कैबिनेट मिशन प्लान को बहुत अनिच्छा यानी कि कांग्रेस प्रांतों के गुट बनाने पर अप्रसन्न थी, और लीग को पाकिस्तान न मिलने पर जो है कि अप्रसन्न थे। के साथ कांग्रेस और लीग ने स्वीकार तो कर लिया था शुरू में, लेकिन कुछ समय बाद जो है कि दोनों ने ही उसे अस्वीकार कर दिया था। ओके, और यहाँ पर हम पूरी व्याख्या है यहाँ पर। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एक तो थी हंटर आयोग, सैडलर आयोग, वुड घोषणा पत्र और सार्जेंट का। जैसे कि वुड घोषणा पत्र कब आया था? तो ये आया था 1854 में, और जिसके तहत 1857 में आपके 3 जो है कि यूनिवर्सिटीज़ को डेवलप किया गया था लंदन की तर्ज पे, मद्रास, बम्बई और कोलकाता। इन तीनों ही जगह जो है कि प्रेसिडेंसी में बनाई गई थी विश्वविद्यालय। तो इनके काल अनुक्रम को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ही सीधे आते हैं ऑप्शन में कि जो वुड का घोषणा पत्र था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा 1854 में लाया गया था, और हंटर आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में लाया गया। जबकि सैडलर आयोग 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में लाया गया। वहीं सार्जेंट योजना आज़ादी से कुछ समय पहले ही 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने प्रस्तुत की थी, और आगे चल के जो है कि
इस समय ब्रिटिश अधिकारी सार्जेंट ब्रिटिश भारत सरकार में शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त थे, जिनके नाम से राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी। और क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो वी.डी. सावरकर जी सही हो जाएगा उत्तर। 1904 में इन्होंने स्थापना की थी। जबकि अगर बात करें भगत सिंह की, तो इन्होंने पंजाब नौजवान जो सभा थी, पंजाब की नौजवान भारत सभा, इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वी.डी. दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला जो कि 1897 में स्थापित की थी, यही आगे चल के 1904 में वी.डी. सावरकर ने नाम परिवर्तित कर दिया और अभिनव भारत समाज इसका नाम रख दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो संथाल तो 1855-56 में हुआ, कोल की बात करेंगे तो 1830-31 के दौरान हुआ, खासी विद्रोह 1829 के दौरान हुआ और अहोम विद्रोह 1815 नहीं हुआ था। अहोम विद्रोह जो है कि 1828 में हुआ था गोमधर कुंवर के नेतृत्व में, और ये असम में हुआ था। तो समझते हैं इसको, यहाँ समझ लेते हैं पूरी व्याख्या देखकर। क्या कह रहा है व्याख्या में कि गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में अहोम क्षेत्र के लोगों द्वारा अहोम विद्रोह प्रारंभ किया गया था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबा दिया था। और ये अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। तीरथ सिंह के नेतृत्व में जयंतिया गारो पहाड़ियों के गारो, खासी और सिंघपो लोगों ने खासी विद्रोह 1829-33 में किया था। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में हुआ था बुद्धो या बुद्धो भगत के रूप के नेतृत्व में। और 1855-56 में संथाल विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह है जो कि सिद्धू, कानू, चांद, भैरव नामक 4 भाइयों ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो लॉर्ड डफरिन साहब ने कहा था। जब 1885 में इसका गठन हुआ तो भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन साहब थे और उनको ये जानकारी ही नहीं थी कि कांग्रेस नाम की कोई संस्था भी बनी है। लेकिन जब उनको ये जानकारी हुई तो उन्होंने इसके लिए यही कहकर मजाक उड़ाया कि ये तो एक अल्पसंख्यक जो है कि समूह है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? संभलपुर की बात करेंगे तो यहाँ से सुरेंद्र शाही थे, गंजाम की बात करेंगे तो राधा कृष्ण दंडसेना थे, कश्मीर से बात करेंगे तो गुलाम सिंह थे, लेकिन लखनऊ से बात करेंगे तो लियाकत अली नहीं बल्कि बेगम हजरत महल जो है कि यहाँ से नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति का। और लियाकत अली आपके कहाँ से कर रहे थे? तो ये इलाहाबाद से थे। ध्यान देने वाली बात है कि लियाकत अली का संबंध इलाहाबाद से था और मौलवी अहमदुल्ला जी थे वो फैजाबाद से थे। तो अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेंगे जो कि इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित शुरू हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? अब यहाँ स्टार क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पे जोग जलप्रपात और कुंचिकल जलप्रपात को लेकर विवाद होता है। तो आइए हम लोग इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं कि विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहाकली कई मेघालय प्रपात है और अनेक आधिकारिक भारतीय स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल प्रदर्शित किया जाता है। तो हालांकि लोक सेवा आयोग के द्वारा बी आंसर माना गया है, यानी कि कुंचिकल जलप्रपात। तो जब भी आपसे पूछे कि सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का, तो आपको कुंचिकल ही लगाना है दोस्तों, क्योंकि आयोग हमेशा अपने ही आंसर को सही मानेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मृदा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में इसको कहते हैं। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, बिल्कुल सही बात है। काली मिट्टी में आर्द्रता यानी कि नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, यह भी सही है। काली मिट्टी हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है, क्योंकि काली मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण भारत में गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा और ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु यहाँ पर पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो हिमालय में तो ये पाई ही नहीं जाती है। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैंने बताया। और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट ठीक नहीं हुआ है। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है किसके बीच? भारत और चीन के बीच में। और रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के बीच बनती है। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है, मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा कि जो इडेफिक होती है, इडेफिक मृदा की संरचना और इसके घटकों को इडेफिक कहा जाता है। ग्रीक शब्द इडेफोस से यह बना है।
अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट एक ही पेज में परेशान करेगा दोस्तों, हालांकि आपको प्रश्न पूरा समझ में आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा यानी कि कोस्टल रेंज, जो समुद्री तट रेखा, वो सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी अगर हम बात करेंगे तो मुख्य भूमि पर तो गुजरात की है। अगर पूछ ले पूरे भारत की संपूर्ण रूप से, तो अंडमान निकोबार की जो है कि तट रेखा सबसे बड़ी होती है। लेकिन अगर भारत के अंदर स्थित राज्यों की बात करेगा तो गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गुजरात की तट रेखा जो है कि सबसे लंबी होती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। और अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में स्थित है। तो ये मुख्य रूप से जो है कि कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति में स्थित है वेंकटेश्वर का। और यह मंदिर शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में स्थित है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसीलिए जो है कि और लोक प्रशासन आयोग ने भी मतलब यूपीपीसीएस ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से ही बाहर निकाल दिया था। तो ये किस पर स्थित है? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति जो स्थान है वहाँ पर स्थित है और शेषाचलम पर्वत श्रेणियों पर स्थित है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो यह जो है कि प्लिस्टोसीन और अभिनव जमाव का ही विस्तार माना जाता है। और अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो पश्चिमी घाट से कौन सी नहीं निकलती है? तो तापी, क्योंकि ये तो पश्चिमी घाट की ओर गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी और कबाम ये तीनों ही पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्वी घाट में जाकर गिरती हैं। देखिए यहाँ पे ये इसका प्रिंट थोड़ा सा ख़राब है दोस्तों, किताब में जो है कि ख़राब आया था तो ठीक से नहीं मिल पाया। बाकी 2022, 21, 20, 2019 के प्रिंट बहुत अच्छे थे और 2018 को छोड़ दे तो बाकी सारे प्रिंट भी बहुत अच्छे हैं 2017-16 के। तो थोड़ा सा इसमें आपको परेशानी हो सकती है, हालांकि इसमें परेशानी नहीं होगी, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर जो परेशानी हो रही है वो अगले पेपर में पूरी तरीके से इम्प्रूव रहेगी। तो यहाँ पर ये सही उत्तर क्या मिला आपको? तापी जो है कि पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, बल्कि तापी नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर अर्थात बैतूल जिला से निकलती है। यहाँ पे गावलगढ़ की नाम की जो पहाड़ी है जो केंद्रीय दक्कन के पठार में स्थित है, यहाँ से ही वो निकलती है और पश्चिमी घाट में जो है कि गिरती है। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में से किसकी किस्म है? तो ये अंगूर की किस्म है। और अगले प्रश्न को देखते हैं 33। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन तो दे रहा है केरल, लेकिन आप वर्तमान में 2022 का देख लीजिएगा कि काली मिर्च और इलायची के जो है कि सबसे बड़े उत्पादक राज्य 2022 में कौन है। तो ये करंट अपडेट आपको कर लेनी होगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे राज्य दिया हुआ और यहाँ सबसे ऊंची चोटी बात कर रहा है। अगर केरल दिया है, नागालैंड दिया है, अब यहाँ पे पूरा कूट नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं, वहाँ से हम पूरे कूट को समझ लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है? तो देखिए केरल में तो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाईमुडी, ठीक है, जो किस पहाड़ी की होती है? अन्नामलाई की होती है। और नागालैंड की जो होती है सारामती होती है। उत्तराखंड नंदा देवी। तमिलनाडु जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, तो ये तमिलनाडु में स्थित होती है। जबकि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, पूरे दक्षिण भारत की, जो कि अन्नामलाई पर्वत रेंज पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए कि सबसे पहले ये कहाँ पे स्थापित हुआ, फिर उसके बाद। तो हम इसको यहाँ से समझेंगे कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना तो स्टार्टिंग में 1875 में हुई थी। तब उसका मुख्यालय कलकत्ता था, क्योंकि 1875 अंग्रेजों का समय था और अंग्रेजों का जो मुख्य स्थान था वो बंगाल था। 1905 में यह मुख्यालय शिमला में शिफ्ट कर दिया गया, फिर उसके बाद 1928 में पुणे में शिफ्ट किया गया और फाइनली फिर 1944 में दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया और आज भी दिल्ली में ही संचालित होता है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी इसमें कुछ प्रश्न हैं, जैसे वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह किस व्यक्ति ने कहा? तो ये कोपेन ने कहा था और इन्हीं के नाम पर कोपेनहेगन जो जलवायु के प्रमाणीकरण मिलते हैं आपको, तो वो इन्हीं के द्वारा दिए गए हैं। और अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान होता है? तो देखिए पंपास जो है कि किस घास का मैदान होता है? तो खास करिए अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, ला पाम्पा, संताफे, एंडोर रियोर्स, कार्डोवो प्रांत में, ब्राज़ील के दक्षिणी प्रांत रियो ग्रैंडो सुल और उरुग्वे में फैला हुआ है। तो देखा जाए तो अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील इन तीनों में ही पंपास के घास का मैदान है। तो इसीलिए जो है कि जबकि लोक सेवा आयोग ने जो है कि अर्जेंटीना इसका सही उत्तर माना है। हालांकि ये डिस्प्यूटेड प्रश्न था, ऐसे प्रश्न को बाहर कर देना चाहिए था।
क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सोनोरन की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ये जो है कि एक पठार है यानी मरुस्थल है। तकला की बात करेंगे तो चीन में है। काराकुम की बात करेंगे तो तुर्कमेनिस्तान में, जबकि गिब्सन जो है कि ब्राज़ील में नहीं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे होता है गिब्सन? ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग कि जो गिब्सन रेगिस्तान है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के एक विशाल मरुस्थल के मध्य स्थित है और कराकुम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में स्थित है और यह मरुस्थल कैस्पियन सागर के पश्चिमी किनारे के पूर्व में अमू दारिया नदी के पश्चिम तक फैला हुआ है। कौन सा? कराकुम। और मैक्सिको के पर्वतीय वनों में स्थित सोनोरन मरुस्थल का अधिकांश भाग यूएसए और एरिजोना क्षेत्र में आता है। तकला मरुस्थल मध्य एशिया के चीन में विकसित है और गिब्सन जो है कि कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अब देखिए ये करंट अफेयर्स का हो गया कि कॉफ़ी उत्पादन 2016 के हिसाब से कौन से देश पहले आएंगे। तो आप लोगों को ये करंट अपडेट्स कर लेनी है कि 2022 में कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे उच्च यानी कि सबसे पहला देश कौन सा है। तो इस तरीके के अपडेट आपको करने हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है। तो 7000 किलोमीटर की कमी आ गई है। क्यों? क्योंकि स्वेज नहर के बन जाने से भूमध्य सागर जो कि यूरोप में है और लाल सागर जो है कि हिंद महासागर के अंतर्गत आता है, लाल सागर, तो इसके जुड़ने से भारत और यूरोप के बीच में व्यापार करने के लिए लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी जो है कि कम हो गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। तो मिसिसिपी के नदी पर मिलता है और मिसिसिपी की एक सहायक नदी है मिसौरी और ये अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका जो फ्लोरिडा का पार्ट है वहाँ पे जो है कि ये अपना डेल्टा बनाती है। यूँ कहें कि गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी में ये अपना डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। अब यहाँ ऑप्शन तो चिली दे रहा है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप करंट अफेयर्स में अपडेट होइए। 2022 में आयोडीन का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है वो आपको पता करना है। आप देखिए कुछ मेहनत आप भी करेंगे तभी आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। ये नहीं कि आप प्लेटफॉर्म पर ही निर्भर हो जाएँ पूरी तरीके से। जो प्रश्न मैं बताता हूँ वो प्रश्न आप लोग जरूर चेक किया करिए और उसको एक रफ कॉपी में कहीं पर नोट डाउन करते रहिए ताकि लास्ट टाइम में आप उस चीज़ों को रिविज़न कर सकें। अच्छा, चिली जो है कि वर्तमान में भी तांबे का तो सबसे प्रमुख उत्पादन करने वाला देश है, तांबे का सबसे अधिक। अब देखिए यहाँ पे 2012-17 के मध्य का जो है कि आयोडीन डेटा दिया है, लेकिन आपको 2023 में पेपर देना है तो 2023 में जो है कि आपको 2022 का तो आंकड़ा पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव और पहला स्तनधारी। उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप देखेंगे कि पृथ्वी पर सबसे पहले मुलायम कवच वाले यानी कि मोलास्क जिसको कहते हैं इनका जन्म हुआ, फिर उसके बाद कीट फतिंगों का जन्म हुआ, फिर उसके बाद सरीसृप आए और सरीसृप के आगे जो है कि स्तनधारी आए पहले। तो हो जाएगा आपका 3, 2, 1, 4, यानी ये ऑप्शन आपका सही होगा। व्याख्या देख लीजिए, यहाँ पर व्याख्या में भी कह रहा है कि सबसे पहले जो है कि कौन आते हैं, सर्वप्रथम कवच वाले जीव आते हैं, उसके बाद कीट आते हैं, फिर सरीसृप आते हैं, फिर स्तनधारी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित रेशों में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। तो कीटों से मोती प्राप्त नहीं होता है क्योंकि मोती होता है दोस्तों वो कवच वाले मोलास्क से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कवच वाले जीव जंतुओं से। रेशम के कीट से रेशम प्राप्त होती है। रेशम की कीट शहतूत के पत्तों पर पनपता है और लाख जो होता है कैरिया लेक्का एवं लैसिफर लेक्का नामक कीट द्वारा प्राप्त होती है। और मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट हैं, फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती हैं। और मोती वस्तुतः मोलास्क संघ के जीव जो होते हैं पिंकटैडा या पर्ल ऑयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। तो लगातार मंगल ग्रह पे जांच की जा रही है, जीवन की खोज की जा रही है, तो इसका ऑप्शन तो मंगल ग्रह होना चाहिए। तो ये सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मंगल ग्रह। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा, क्यों इसकी बात हो रही है मंगल ग्रह की? क्योंकि वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की सतह के नीचे लवणीय जल
में ऑक्सीजन की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार लवणी जल में इतनी ऑक्सीजन उपस्थित है जो सूक्ष्म जीवों के जीवन के लिए पर्याप्त होगी। इसके पूर्व शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर पहली बार एक विशाल भूमिगत झील को भी खोजने का दावा किया था। तो ऑक्सीजन तो एक जीवन को जीवित रहने के लिए जरूरी है, तो ऑक्सीजन होनी चाहिए। अब यहाँ पर पर्यावरण के भी कुछ प्रश्न आ रहे हैं। तो पर्यावरण में पूछा गया इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है। तो ये तो देखिए करंट अफेयर्स का पुराना प्रश्न हो गया। हमें जो है कि क्या अपडेट करना है अपने आप को, हमें अपडेट करना है 2021 की रिपोर्ट। जो 2021 की रिपोर्ट आ चुकी है तो हम उससे अपडेट होंगे। तो यहाँ पर ये नोट कर लीजिएगा कि जो 2021 की रिपोर्ट आई है अभी 21 की रिपोर्ट, उसमें क्या कहा गया 2021 की रिपोर्ट में कि पूरे भारत में वन और पेड़ों के जो वृक्षारोपण वाला एरिया होता है तो उसके हिसाब से जब पूरा देखा जाएगा भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा जो है कि कवर किया जा रहा है तो 24.62%। ये आपको याद रख लेना है, जिसमें कि आपका 21.71 जंगल के द्वारा कवर किया गया है और 2.91 ये वृक्षारोपण के द्वारा कवर किया गया है। तो ये आपको देखना था। और अगला प्रश्न 47, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई है। तो ये 1973 में शुरू की गई है, जबकि यहाँ 1972 ये गलत स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे 73 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है जो मानव के द्वारा जो है कि विकसित किया गया। तो फसली भूमि जो कि हम खेती करते हैं ये हम लोग खुद जो है कि बनाते हैं, एक जीवों की स्थिति यानी कि बायोम बनाते हैं, जबकि जल तंत्र, वर्षावन, घास का मैदान ये सब नेचुरली रूप से पनपते हैं और ख़त्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा ऊँट, क्योंकि हमने रेगिस्तान में देखा है ऊँट लंबे समय तक पानी पिए बिना रह सकता है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो कंगारू चूहा है ना दोस्तों, वो सबसे अधिक लंबी अवधि तक रह सकता है बिना पानी पिए जो है कि। ओके, और अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में विकसित हो रहा है। तो जामनगर, गुजरात। जामनगर कहाँ पे है, गुजरात में है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, चलिए इसको पहले पढ़ते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। इस केंद्र का उद्देश्य समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना है। यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। गौरतलब है कि जामनगर भारत के एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मरीन नेशनल पार्क जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है के निकट स्थित है। यानी कि मरीन नेशनल पार्क टाइप का जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का एकमात्र है, और वो भी कहाँ पे, जामनगर में। और जामनगर में कहाँ, कच्छ की खाड़ी में। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये हंगुल या कश्मीर स्टैग से। और दाचिगम कहाँ पे है, तो कश्मीर में है। तो पढ़ते हैं यहाँ पे, यूं तो कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल और येलो थ्रोटेड मार्टन तीनों ही दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, लेकिन दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से हंगुल के संरक्षण के लिए या कश्मीर स्टैग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल लाल हिरण की एक उप प्रजाति होती है जो केवल कश्मीर में पाई जाती है, केवल कश्मीर में। और दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में जम्मू कश्मीर राज्य में की गई थी। अगला प्रश्न है, जैव विविधता दिवस किस दिवस मनाया जाता है। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। तो सबसे अधिक सांद्रता हमें स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, अर्थात समताप मंडल में सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। और यहाँ पर ये हमारी सुरक्षा कवच का काम करती है, क्योंकि पृथ्वी पर आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको ये रोकने का काम करती है। और समताप मंडल में ही जो प्राकृतिक जो दशाएं होती हैं वो बहुत शांत होती है, इसलिए हवाई जहाज वहाँ पे उड़ाना आसान रहता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। यानी ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ रही है वैश्विक ऊष्मन, तो ऐसे में चक्रवात की स्थिति, बवंडर की स्थिति, तूफान की स्थिति, ये सभी की बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है, जिससे जान माल की हानि हो रही है, नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थानीय संरक्षण यानी कि इन सीटू रणनीति का उदाहरण नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि वनस्पति बाग जिनको हम बॉटेनिकल गार्डन कहते हैं, इनको कहीं हम दूसरी जगह इस्टेब्लिश करते हैं, वहाँ पे जगह जगह अलग अलग दूर जगहों से कुछ हाइब्रिड प्रजातियों को लेके आते हैं और संरक्षण करते हैं। जबकि इन सीटू में क्या होता है, जो चीज़ जहाँ पैदा होती है नेचुरली रूप से, हम वहीं उसी के स्थान में उसकी सुरक्षा करें, उसकी संरक्षण करें, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वनस्पति बाग जो है कि एक्स सीटू में आता है।
जैसे जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण क्या होता है, इन सीटू कहलाता है। और जबकि जीन बैंक, ऊतक संवर्धन बैंक, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि ये सब एक्स सीटू कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है। तो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करेगी, तो ओजोन की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। और ओजोन हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। क्यों? क्योंकि समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, में ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण द्वारा होता है। यह संपूर्ण क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। कैसे? पहले चरण के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन अणु पर प्रहार करती हैं और 2 परमाणुओं में तोड़ देती हैं। और दूसरे चरण में प्रत्येक ऑक्सीजन फिर से ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके O3 बना लेता है और ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो O3 होता है। अगला प्रश्न 57, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो रेनेटिंग पनीर, जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स, गोल्डन चावल विटामिन ए, ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर। तो ध्यान दीजिएगा कि ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित होती है। अगला प्रश्न देखेंगे 58, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, यह भी सही है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, यह भी सही है। लेकिन सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है कि यह आपके ओडिशा में है, न कि मध्य प्रदेश में। और इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। यह ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 है, मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है। धान के खेतों से, दीमक की बाम्बी से। तो दोनों ही सही है यहाँ पे, तो सी हो जाएगा। जहाँ पे भी दीमक का घर होगा ना, वहाँ से भी जो है कि मीथेन की उत्पत्ति होती है। हालांकि धान की खेती, कोयले के खदानें, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन जो है कि मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि, दीमक, हाइड्रेट्स ये मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। यानी कि ये भी प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार से जो है कि उत्सर्जन करती हैं। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे, जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफर यानी वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा किया गया था, क्योंकि ये उस समय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री थे। तो अगर मंत्रालय की बात करेंगे तो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है। तो सही जवाब हो जाएगा संपोषणीय विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत इसकी चर्चा की जाती है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। जैसे संपोषणीय विकास की अवधारणा का प्रारंभ वर्ष 1962 में वैज्ञानिक रचल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग तथा 1968 में जीव विज्ञानी पॉल इरलिच के द्वारा जो एक पुस्तक थी द पॉपुलेशन बॉम्ब। लेकिन इस शब्द का वास्तविक रूप से विकास 1987 की बर्टलैंड आयोग की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य के साथ हुआ था। और यहीं पे संपोषणीय जो विकास है इसकी बात की गई थी। तो आपको यहाँ पर 2 प्रश्न मिले हैं कि सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा जरूर रचल कार्सन ने अपनी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में दिया और पॉल इरलिच ने पॉपुलेशन बॉम्ब नाम की पुस्तक लिखी। लेकिन जो ऑथेंटिक डेटा माना जाएगा 1987 की बर्टलैंड रिपोर्ट को माना जाता है। तो अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। क्या है अगला प्रश्न? 69 है, वो 62, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। तो ये एम्स्टर्डम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। तो द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं दोस्तों? जो डायरेक्ट जो है कि इंडस्ट्री या डायरेक्ट जो है कि पैदा नहीं होते, बल्कि 2 आपस में जो प्रदूषक होते हैं उनके मिलने से बनते हैं। तो इसी को हम कहते हैं द्वितीयक प्रदूषक। जैसे स्मॉग हो गया। अब स्मॉग कैसे बनता है? तो वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु मिलते हैं वे तो प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो प्राथमिक प्रदूषक में आ जाएंगे। लेकिन ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे पैन, ओजोन, स्मॉग। क्वेश्चन नंबर 64 है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है। तो आप देखोगे कि वैसे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी होता है और कोरल रीफ भी होता है। ये दोनों ही आंसर यहाँ पे होने चाहिए। और देखते हैं आयोग ने क्या माना है। तो आयोग ने जो है कि इसका आंसर भी बी और सी दोनों ही मान लिया है। हालांकि प्रवालों को सामुद्रिक वर्षा वन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है।
निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो 20 डेसिबल होता है। और इसी से मिलता जुलता प्रश्न 2022 में पूरा का पूरा उठा के रख दिया गया। अगर आप लोगों ने 2018 का सॉल्व किया होता तो 2022 में ये प्रश्न गलत नहीं होता। तो ये होता है प्रीवियस ईयर के पेपर की ताकत कि आप अगर पुराने प्रश्नों को ढंग से पढ़ रहे हैं तो आपके सारे प्रश्न सही होने के चांसेस बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की जो सरसराहट होती है वो 20 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो हुआ था COP21, ये आयोजित किया गया था कहाँ? पेरिस में किया गया था। COP21 पेरिस में, जो कि 2015 में हुआ था। और यहीं पर जो है कि कहाँ पर हुआ था ये? 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इसी समय 2015 में ही COP21 में भारत और फ्रांस के प्रधानमंत्री ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का जो है कि शुरुआत की, और जिसका मुख्यालय आपके गुरुग्राम में है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो 2008 में की गई थी, और इसमें 8 विषयों पर चर्चा की गई है, यानी 8 क्षेत्रों पर इस पर काम किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? तो महासागर होता है, सागरीय या महासागर। ये बहुत शांत और सबसे स्थिर रहती है। यहाँ पे पढ़ते हैं, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। सागरीय जल खारा होने के साथ ही विघटित ऑक्सीजन, प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर तंत्र भी होता है। अगला प्रश्न है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 69 के बाद हम प्रश्न देखेंगे 70, हरित गृह प्रभाव क्या होता है? यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो क्या होता है असल में? तो आप देखोगे उससे वैश्विक ताप में वृद्धि होती है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग्स होती हैं उसके तापन में वृद्धि हो जाती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ते हैं कि हरित गृह प्रभाव वैश्विक तापन में वृद्धि को कहा जाता है। जिस प्रकार से बिना मौसम की खेती के लिए कृत्रिम हरित गृह का निर्माण कर अपेक्षित वातावरण का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी को वायुमंडल ने चारों तरफ से घेर कर रात में पृथ्वी से परावर्तित होने वाली ऊष्मा को रोकता है, जिससे पृथ्वी के दिन रात का तापांतर अधिक नहीं हो पाता, और वायु में प्रदूषकों की वृद्धि पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा को अधिक मात्रा में रोक लेता है, जिससे इसके औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो नेचुरल गैस का जो मुख्य भाग होता है वो होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन होता है। और प्राकृतिक गैस एक रंगहीन, गंधहीन, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। यह कई गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन जो है कि शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 72, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो डाइक्लोफेनिक एक दवा दी जाती थी पेन किलर के रूप में। इसको जानवर खाते थे, और जब जानवर की मृत्यु हो जाती थी तो गिद्ध क्या करते थे? उन जानवर के मांस को खा लेते थे, और उस मांस से होते हुए इन गिद्धों में डाइक्लोफेनिक दवा का असर पहुंचा, जिसकी वजह से गिद्धों की मृत्यु भी होने लगी। इसीलिए गिद्ध को क्या कहते हैं? नेचुरल सफाई कर्मी भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से सफाई करते हैं मांस के और कूड़े करकट को खा के। तो अब तो उनकी समझ वो जो है कि मर चुके हैं, यानी यूँ कहें कि सबसे कम जो है कि हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। इसीलिए डाइक्लोफेनिक जो है कि दवा बैन भी की गई। फिर आगे अगला प्रश्न है 73, निम्नलिखित में से कौन सा देश से 2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जक था? तो 2015 छोड़िए, हमें तो पढ़ना है 2022 का या 23 का। तो अगर आपको इस समय बताएं तो भारत तीसरे नंबर पर आता है। सबसे अधिक उत्सर्जक चीन करता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, फिर तीसरे नंबर पर जो है कि भारत का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। बिल्कुल सही बात है। भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी मानव निर्मित थी, यह भी सही है। भारत आपदा युक्त देश है, यह भी सही है। और मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं, यह भी सही है। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, वैसे तो पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो होना तो चाहिए चारों, लेकिन आयोग ने क्या किया, ये जो तीसरा वाला था ना, इसको इंग्लिश में लिख दिया कि भारत डिजास्टर फ्री, यानी आपदा से मुक्त है। और ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत में केरल में बाढ़ भी आती है, तो आपके उत्तराखंड में बादल फटने की घटना होती है, तो आपदा से कहाँ मुक्त है? वो तो आपदा होती है। तो इसीलिए इसको जो है कि प्रश्न को बाहर कर दिया गया था। हालांकि चारों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, और आयोग ने क्या किया, इस प्रश्न को फिर बाहर ही कर दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सही हैं, जबकि यहाँ पर इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया, क्योंकि इंग्लिश में इंडिया इज ए डिजास्टर फ्री लिख दिया गया था, और ऐसा स्टेटमेंट गलत है।
अगला क्वेश्चन है 75, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है कि जब आपकी आंखों में धुआं लगता है किसी चीज़ का, चाहे कोयले का धुआं या किसी जो गोबर खाद होती है उसका धुआं, किसी भी तरीके का धुआं, तो आपकी आंखों में जलन होती है। तो उसमें क्या पाया जाता है? पैन पाया जाता है, यानी कि पैराक्सीटाइल नाइट्रेट पाया जाता है। तो देख लेते हैं, ये एक फोटोकेमिकल स्मॉग होता है जो एक द्वितीयक प्रदूषक होता है जो आंखों में जलन पैदा करता है। 76 प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं होता या पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं पैदा करता? तो सौर ऊर्जा, क्योंकि सौर ऊर्जा एक नेचुरल है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है और यह प्रदूषण पैदा नहीं करता है। अब अगला सेगमेंट इसमें शुरू हो रहा है विज्ञान का, जिसमें भौतिक विज्ञान के जो प्रश्न है उसको कवर करेंगे। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार रॉटेंजन के द्वारा किया गया था? तो एक्सरे मशीन का इन्होंने आविष्कार किया था, रॉटेंजन ने एक्सरे मशीन का, और जिसके लिए 1901 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो अगर ऊर्जा की बात करें तो एक्स किरणों की सबसे अधिक ऊर्जा होती है। तो यहाँ समझते हैं, ऊर्जा के संदर्भ में विभिन्न विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का क्रम निम्नवत है, जैसे रेडियो तरंग, फिर माइक्रोवेव, फिर अवरक्त विकिरण, फिर दृश्य पराकाश, फिर पराबैंगनी विकिरण और एक्स किरणें और गामा किरणें। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि एक्स किरणों की जो है कि यहाँ पे ऊर्जा सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग यानी प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। समझ लेते हैं, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश तिरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती हैं, परंतु ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है और प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। क्वेश्चन नंबर 80, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है कहाँ पे? ठोस में होगा, और ठोस इसमें क्या? निर्वात, वायु, जल या इस्पात यानी स्टील। तो स्टील में सबसे अधिक इनका वेग होता है और सबसे अधिक साउंड इनकी यहीं पे होती है। ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रवों में तीव्र गति से और ठोसों में तीव्रतम गति से गमन करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, हालांकि वो वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तेजी से गमन करती है, अर्थात ठोस में। अब यहाँ पूछ रहा है 81, आइंस्टीन को निम्न में से उसके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए दिया गया था। 1879 में जर्मनी में जन्मे अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या और इसके नियम के आविष्कार का श्रेय प्राप्त है, और इस कार्य के लिए 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला सेगमेंट रसायन विज्ञान से है। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? तो अर्धचालक सबसे अच्छा किसको माना जाता है? सिलिकॉन को माना जाता है, सिलिकॉन को। जबकि जो चांदी होती है वो सुचालक होती है, एल्यूमिनियम भी सुचालक है, और सीसा क्या है? कुचालक होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा तो बहुत अधिक होती है, परंतु चालक यानी सुचालक की अपेक्षा कम होती है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 83, ग्राफीन होता है क्या? ग्राफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ग्राफीन क्या होता है? एक अणु की मोटाई वाली जो सामान्य कार्बन की पतली परत होती है, और ये नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अगला जीव विज्ञान से संबंधित है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ समझते हैं, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और MHF विल्किंस और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए की द्विकुंडली संरचना प्रस्तुत की थी। एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता, बल्कि सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश अर्थात द्विकुंडली होता है, डबल हेलिकल होता है ये। तो इसको डबल हेलिकल मॉडल भी कह दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो जितने भी खट्टे फल होते हैं, चाहे वो अंगूर हो, चाहे आंवला हो, या फिर नींबू हो, या फिर टमाटर हो, तो ये सारे के सारे विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसका सबसे उत्तम स्रोत होता है आंवला। इसके अलावा यह अन्य खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले अंतरकोशिकीय पदार्थों के मैट्रिक्स, कोलेजन और तंतुओं तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण में अवश्य इंपॉर्टेंट यानी होते हैं ये। और अगला है पॉलिटी का सेगमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है।
तो अगला प्रश्न है हमारा 86 नंबर पे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता और समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया। ये थोड़ा सा प्रश्न आसान था लेकिन घुमाया हुआ प्रश्न था। जैसे न्याय की बात करेंगे तो न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। जबकि स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समानता की बात करेंगे तो समानता 2 प्रकार की होती है और भ्रातृत्व। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो न्याय तो 3 प्रकार का हो गया, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, तो यहाँ पे 3, 5, 2, 1, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करेंगे। अब ये 2017 का प्रश्न है, करंट अफेयर्स का हम लोग देखते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो अरविंद पनगड़िया जी हैं, लेकिन वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो सुमन बेरी जी हैं, और जो सुब्रमण्यम व्यक्ति हैं उनको सीईओ बना दिया गया। अभी अमिताभ कांत ने जब छोड़ दिया था इस पद को तो सीईओ किसको बनाया गया, सुब्रमण्यम को बनाया गया। और अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है कि सबसे पहले 1953 में गठित हुआ था भाषाई आधार पर पहला राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था का मतलब होता है दोस्तों जो कि कार्यपालिका के आदेशों द्वारा बनाया जाता है, न तो उसकी चर्चा संविधान में होती है न उसकी चर्चा संसद के अधिनियम में होती है। तो इसीलिए हम इसको संविधानेतर बनाते हैं कि संविधान बनने के बाद यह संस्था का गठन हुआ तो नीति आयोग का गठन हुआ और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी और योजना आयोग को हटाने के बाद। और अगर हम बात करेंगे वित्त आयोग की तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो आर्टिकल नंबर 280 में वर्णित है। निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है जो 324 में है। और संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो यह 315 में वर्णित है, यह भी एक संवैधानिक संस्था है। अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 91 है, सरकारिया आयोग की संस्तुति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में जो है कि कैसा संबंध होना चाहिए उसके लिए 1983 में इसको गठित किया गया था और 1988 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। हालांकि इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इसके जो 2 और सदस्य थे वो कौन कौन थे, तो वो याद रख लीजिएगा कि बी शिवरामन जी और SR सेन जी। और एक ट्रिक बता दूँ तो सरकारिया आयोग में तीनों ही लोगों के जो नाम थे वो S से शुरू हो रहे थे, स से, यानी S फॉर सरकारिया, S फॉर शिवरामन और S फॉर सेन। तो ये 3 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो ये ग्रेट ब्रिटेन यूके में आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? एक ऐसा अधिकार होता है, अनन्य का मतलब जो केवल और केवल राज्यसभा के पास है, किसी और के पास नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। जैसा कि यहाँ लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है और इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं जिसमें न्यायिक सेवा भी शामिल होती है इसके लिए उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों के संकल्प से पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, 94, भारत के संविधान से कि किस भाग से हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान पाते हैं? तो भाग 2 में नागरिकता की बात है, जबकि भाग 9 में पंचायती राज की बात है, भाग 7 को जो है कि निरसित कर दिया गया है और भाग 1 में केंद्र और राज्यों के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 95, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों को संसद संशोधित कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से या 2/3 बहुमत से या 3/4 बहुमत से या 1/3 सदस्यों के समर्थन से। तो हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी के जो प्रश्न थे इसमें अंतर पाने की वजह से अलग अलग प्रश्न हो गया, ठीक है। हालांकि इसका जो उत्तर होगा वो सिंपल सी बात है कि अगर आपको भाषा में परिवर्तन करना तो एक साधारण संशोधन करना होता है साधारण विधेयक से, और इसके लिए कोई हाय तौबा नहीं करनी कि नहीं हमें विशेष बहुमत चाहिए या राज्यों का समर्थन चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये पूरी की पूरी जो है कि उसने व्याख्या ही दे दी 2 पेज की, तो इसको पढ़ने का तो यहाँ समय नहीं है। अगला प्रश्न है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में उपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? तो अनुपस्थित अगर वो 60 दिन तक लगातार है तो वो अनुपस्थित घोषित माना जाएगा, या यूँ कहे कि संसद की सदस्यता उसकी रद्द हो जाती है, अयोग्य हो जाता है। लेकिन अगर इसमें इन 60 दिनों में अगर सदन खुद 4 दिन नहीं चला है लगातार तो उन 4 दिनों को काउंट नहीं किया जाता है।
तो यहाँ पे पढ़ते हैं अनुच्छेद में कि अनुच्छेद 104 के अनुसार संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वो 60 दिन तक बिना सदन की आज्ञा के अनुपस्थित है सभी अधिवेशनों में। परंतु इस 60 दिन की उक्ति की गणना तभी होगी जब किसी ऐसी अवधि के हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान जो सदन है वो सत्रावसित हो या 4 दिन से अधिक दिनों के लिए स्थगित भी रहा हो। 97 प्रश्न है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया था वो LGBT से संबंधित, वो किससे संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता 377 अनुच्छेद से संबंधित नहीं है, ये भारतीय संविधान नहीं बल्कि भारतीय दंड संहिता से संबंधित है ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 377। आप पढ़ते हैं यहाँ पे कि 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने IPC की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया और अप्राकृतिक यौन अपराधों से जो संबंधित थी अब उसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो उसको हम कहेंगे उदार बौद्धिकवादी भी हो सकते हैं, समाजवादी भी हो सकते हैं और गांधीवादी भी। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि इनको तीनों ही भागों में जो है कि क्या किया है, विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया? तो योजना आयोग के द्वारा कहा गया, यानी योजना आयोग को इन्होंने क्या कर दिया, इकोनॉमिक कैबिनेट कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हालांकि जो उस समय अगर हम बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश की तो उस समय यहाँ पर देखेंगे कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं, यहाँ पर सुनिएगा, अच्छा इसमें आगे अब देगा, लेकिन PN भगवती यहाँ पे जो है कि क्या थे, न्यायाधीश थे, केवल PN भगवती न्यायाधीश थे। और ये जो मामला था 1979 में हुसैन आरा खातून केस में जनहित याचिका को स्वीकार की गई थी। और इस समय जो मुख्य जो आयुक्त थे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मुख्य PN भगवती जो है कि यह याचिका स्वीकार की गई थी। हालांकि वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, न कि मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति 73 में हुई थी और मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति 85 में हुई थी। और जब ये मामला आया था तब उस समय जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब मुख्य न्यायाधीश थे वो YV चंद्रचूड़ थे, DY चंद्रचूड़ के पिताजी थे ये। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? तो 24 जनवरी 1950 को ये जो है कि इसकी अंतिम बैठक हुई थी। हालांकि इसकी जो शुरू हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और टोटल 11 अधिवेशन हुए थे जो कि 24 जनवरी 1950 को आखिरी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से किसे भंग तो नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को आर्टिकल 169 के तहत भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। और कब किया जा सकता है? जब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 कहता है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी और यदि राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 द्वारा पारित कर दिया हो। विधान परिषद एक स्थायी सदन है और यह भंग नहीं की जा सकती और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। ठीक है, हालांकि इसको भंग नहीं किया जा सकता लेकिन इसको समाप्त या उत्सादित मतलब इसकी उत्पत्ति की जा सकती है। और इसके अतिरिक्त लोकसभा तथा विधानसभा दोनों अस्थायी सदन हैं और ये भंग किए जा सकते हैं, जबकि वहीं राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भी विधान परिषद की तरह भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर हमारा 103 है, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब बनाया गया? तो महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना तो 1985 में हुई और जनवरी 2006 तक ये भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत था और 30 जनवरी 2006 से यह एक अलग विभाग बन जाता है, एक अलग मंत्रालय के रूप में आता है। तो यहाँ पर जो है कि जब प्रश्न का आंसर होना चाहिए था वो 2006 होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने फिर इसको बाहर भी कर दिया, बाहर का रास्ता दिखाया। अगला प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो 20 हो सकता है, जबकि वर्तमान में केवल 14 ही प्रतिनिधित्व आते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट सेगमेंट है अर्थव्यवस्था। हम लोग अर्थव्यवस्था को चाहें तो 1-2 प्रश्न देखेंगे, बाकी सिरे से खारिज कर देंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा दोस्तों जो है कि क्या है, करंट अफेयर्स के बेस पे है, लेकिन हम लोग फिर भी समझेंगे
4 जुलाई 2018 को धान का प्रति क्विंटल न्यूनतम एमएसपी कितना रखा गया? तो ये 18-19 का तो नहीं, मैं आपको 22-23 का एक आंकड़ा बताता हूँ कि जो नॉर्मल धान है, जो सामान्य धान है, उसका 2040 रुपये रखा गया है, जबकि अच्छी क्वालिटी का जो धान है उसका रखा गया 2060 रुपये। तो ये धान का एमएसपी तय किया गया है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम होती है? तो ये सामान्यतः अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर, इन दोनों का ही परिणाम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 107। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक यानी HDI को सर्वप्रथम विकसित किया गया था? तो ये UNDP द्वारा जो है कि विकसित किया गया था, जिसमें महबूब-उल हक और अमर्त्य सेन का बहुत बड़ा योगदान था। और वर्तमान में अगर हम देखें 2022 में, तो भारत की रैंकिंग 132 है। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ग्रामीण रोजगार का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम वो मनरेगा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को, यानी एक जो अकुशल श्रमिक होता है उसे 100 दिन की गारंटी मिलती है काम की। अब इससे समेत मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट बताऊंगा यूपी की, ध्यान से सुनना। पहले पढ़ते हैं इसको कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 2 फरवरी 2006 को देश के 200 चुनिंदा जिलों के साथ किया गया, और जिसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति 5 सितंबर 2005 को प्रदान कर दी गई थी। और आगे देख लेते हैं इसको। फिर 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा कर दिया गया, और इसमें एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाती है। और अगर हम इसकी तुलना अन्य योजनाओं से करें तो अन्य योजनाएं तो समाप्त की जा सकती हैं, लेकिन इसको समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक अधिनियम बन चुका है। और वर्तमान में पहले 213 रुपये जो है कि एक दिन की मजदूरी मिलती थी, लेकिन अब जो है कि यह बढ़ा के यूपी में 230 रुपये कर दी गई है। तो आज मनरेगा में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें 1 अप्रैल से 230 रुपये के हिसाब से वेतन मिलेगा दैनिक रूप में। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा नापा जाता है? तो लॉरेंज वक्र द्वारा आय की विषमता को मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 मतलब 110 है, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? बिक्री कर, भू राजस्व कर, स्थानीय मेलों पर कर। तो स्थानीय मेले जो लगते हैं, जो आपके गांव में मोहल्ले में लगते हैं, तो उस पर स्थानीय जो कर होता है मेलों का, वो ग्राम पंचायतों के द्वारा वसूला जाता है। 111 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय था संपोषणीय विकास? तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, और यही एक आखिरी पंचवर्षीय योजना भी थी जो 2012 से 2017 तक थी, और यही आखिरी पंचवर्षीय योजना थी क्योंकि 2015 से योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग शुरू कर दिया गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखिए यहाँ लिखा है कि तीव्रतर, अधिक समावेशी और धारणीय विकास शीर्षक के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 तक थी। तो यही जो है कि इसका टाइम पीरियड था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में मुख्य विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? तो गाजियाबाद को नहीं चुना गया है। बाकी यहाँ पे स्मार्ट सिटी जो 2015 में शुरू की गई थी ये योजना, जिसमें पूरे देश में 100 स्मार्ट शहरों को चुना गया है, जिसमें से गाजियाबाद सिटी को इसमें नहीं चुना गया है, बाकी तीनों को चुना गया है, जिसमें कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो हासिम समिति बनाई गई थी, हासिम समिति, और इसने जो अपनी रिपोर्ट थी वो 2012 में प्रस्तुत कर दी थी। 114 प्रश्न, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है किस पे? परिवहन एवं संचार का विकास। और वैश्विक गांव की जो टर्म्स है, यानी इस शब्द का प्रयोग जो है कि मैकलुहान के द्वारा प्रयोग किया गया था ग्लोबल विलेज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 115 है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है कौन? योजना आयोग करता है, जो कि अब नीति आयोग बन चुका है। यही जो है कि गरीबी जो निर्धारण होता है इसका करता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपका करंट अफेयर्स है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पे है? 2 ही राज्य होते हैं, या तो यूपी या तो एमपी, मतलब महाराष्ट्र। तो इनको आपको करंट अफेयर्स में देख लेना है कि 2022 तक सड़कों की लंबाई के क्रम में कौन सा भारत में पहला राज्य हो चुका है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड यानी कि डीटीसी जिसे हम कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कोडिफिकेशन, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो डायरेक्ट टैक्स जो है कि आयकर से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर हमारा अब अगला आ रहा है, भारत सरकार द्वारा घोषित की गई ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स। यह सूचकांक बाल स्वास्थ्य से संबंधित 4 संकेतकों पर जो है कि आधारित है। इसमें 4 संकेतक कौन से हैं? पोषण, उत्तरजीविता, शिक्षा और टीकाकरण। अब यहाँ पे जनसंख्या और नगरीकरण से जो प्रश्न पूछे जाते थे उससे संबंधित प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से देखिए, जो जनसंख्या के आंकड़े होंगे दोस्तों वो हमेशा एक ही जैसे होंगे, क्योंकि 2011 में जब जनगणना पब्लिश की गई थी तो 2020 तक तो सेम रहेगी। अब अगली जनगणना जब 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन कोरोना पीरियड की वजह से उसको डिले कर दिया गया, तो आई थिंक 2023 और इसके लास्ट तक ये आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया जाएगा जनगणना का। तो देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित राज्यों में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो भाई लिंगानुपात तो सबसे कम हरियाणा में है, और जबकि इकोनॉमिकली जो है कि बहुत संपन्न राज्य माना जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना होता है हरियाणा का लिंगानुपात? 879। कितना है? 879। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो ये देखिए 2018 में 2.2 थी, लेकिन वर्तमान इंडिया की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 2.2 से घट के कितनी हो गई? 2.0 हो गई है। और जबकि यूपी की जो है वो 2.4 है। कितनी है? 2.4। ये यूपी की फर्टिलिटी रेट है, और जबकि इंडिया की फर्टिलिटी रेट 2.0 हो गई है। तो ये आपको करंट अपडेट्स रखनी होगी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? तो वो भी हरियाणा ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लिंगानुपात यूपी का है। यूपी याद रख लीजिएगा कि टोटल लिंगानुपात कितना है? 902, जिसमें 906 शहरी और 885 ग्रामीण है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो पूरे भारत में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को जो है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न दे रहा है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि 2018 के हिसाब से आंकड़ा है, जबकि वर्तमान में 2022 के हिसाब से आंकड़ा बदल चुका है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे राज्य विशेष पूछा जा रहा है, यानी उत्तर प्रदेश से स्पेशल जो प्रश्न है वो उसकी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो आपके बस्ती से नहीं गुजरेगा, जबकि फैजाबाद, आजमगढ़ और मऊ से होकर गुजरेगा, और टोटल ये 11 जिलों से शायद होकर जाता है। हालांकि 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के ग्राम मंदूरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया, और यह लखनऊ से प्रारंभ होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर, आजमगढ़ और मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा, और ये टोटल 9 जिलों से होकर जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई थी? तो यमुना और गोमती दोनों को ही घोषित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम जो है कि चाहे वो पुरुष साक्षरता दर हो, चाहे महिला साक्षरता दर हो, चाहे टोटल साक्षरता दर हो, सबसे कम आपके श्रावस्ती में ही है। तो ये तीनों ही याद रख लेना कि टोटल भी साक्षरता दर सबसे कम श्रावस्ती में ही है। अब यहाँ पर देखिए कुछ करंट अफेयर्स है समसामयिकी, जिसको हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हम देखते हैं कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं इसमें जो बेसिक फैक्ट के रूप में हमेशा इंपॉर्टेंट बने रहते हैं, तो उसकी चर्चा करते हैं। अब जैसे यहाँ पे 14 से 15 जुलाई 2018 का फीफा वर्ल्ड कप है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं कि फीफा किसने जीता, लेकिन हाँ यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? तो ये नेपाल में शुरुआत की। कहाँ पे शुरुआत की? नेपाल में की है। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 जो जारी किसके द्वारा किया था? यूएनओ के द्वारा। तो इसमें 2022 का आपको देखना है कि भारत की रैंकिंग कितनी है, यह आपको देख लेना चाहिए। फिर यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था? तो इसको भी आप लोगों को देखने की आवश्यकता नहीं है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये एक प्रश्न याद रख लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जून 2018 में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस नगर में राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो दिल्ली में समर्पित किया गया। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है कि ओपन की गई थी 2018 में।
और यहाँ पे अब पूछ रहा है ग्लोबल पीस यानी वैश्विक शांति सूचकांक 2018 में जो भारत की रैंकिंग थी वो तो 136 थी, लेकिन वर्तमान आपको 2022 की याद रखनी है और 2022 में आई थिंक 135 है, लेकिन एक बार आप लोग कंफर्म करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 135 है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे पूछा रहा 15वां भारतीय जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है वो 2019 में कहाँ आयोजित हुआ, तो इसको छोड़ो, 2022 वाले को याद करो। इंदौर में जो है कि आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया? इंदौर में आयोजित किया गया, एमपी में। क्वेश्चन नंबर 135 है, पाकिस्तान का संसदीय चुनाव किसने जीता और कौन प्रधानमंत्री बना? ये तो इमरान खान बने, लेकिन आपको वर्तमान में याद रख लेना होगा अगर करना भी हो तो। और यहाँ 2018 के मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला, तो 2018 का छोड़ दीजिए, 2022 का आप लोग देख लीजिएगा किसको मिला है। वहीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 निम्नलिखित देशों में आयोजित किया गया था, तो ये तो दक्षिण अफ्रीका में था, लेकिन 2022 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था वो अभी किस देश में हुआ है वर्चुअली रूप से, ये आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो इस पे जो है कि आप लोग नज़र रखिए अपनी जो है कि, ताकि आपको याद रहे। और मैरी कॉम, ये एक अच्छा प्रश्न है कि मैरी कॉम को हाल ही में 2018 में किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो BSNL का, और वर्तमान में भी इनको BSNL भारतीय संचार निगम लिमिटेड या दूसरी गांव की भाषा में कहते हैं भाई साहब नहीं लगेगा, क्योंकि ये फ़ोन साला लगता ही नहीं था कभी जल्दी टाइम पर, इसीलिए इसका ब्रांड एम्बेसडर तो खैर बनाया गया मैरी कॉम जी को। और ये जो है कि राष्ट्रपति का क्रम है, इसकी पूछने की चांसेस नहीं है क्योंकि ये करंट में पूछे जाते हैं दोस्तों। और पनामा पेपर्स, हाँ इसको याद रखिएगा, पनामा पेपर्स के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए निम्नलिखित देशों में किसके प्रधानमंत्री को 10 वर्ष की सज़ा हो गई? पाकिस्तान। ये एक ऐसा ही देश है जहाँ पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को भी सज़ा हो जाती है। जुलाई 2018 में प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के ड्राफ्ट के अनुसार किस राज्य में 40 लाख से अधिक अवैध प्रवासी आ गए थे या शरणार्थी, तो असम हो जाएगा इसका सही जवाब। और अगला प्रश्न यहाँ पे साइंस, जो कि 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अंतर्गत एक विशाल भूमिगत झील का पता लगाया था, तो मंगल ग्रह पे लगाया था। हमने ऊपर एक प्रश्न में पढ़ा भी था कि मंगल ग्रह पे जो जीवन की खोज हो रही है, तो उसमें अमेरिकी जर्नल साइंस ने लिखा कि यहाँ पर एक भूमिगत झील भी बहुत बड़ी है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग, जो कि उस समय जो है कि न्यूक्लियर अटैक पे बहुत जो है कि चर्चा में थे, तो कहाँ पे मुलाकात हुई थी, तो सिंगापुर में हुई थी। हालांकि इसको जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे कोई प्रश्न नहीं बनेगा। और अगर हम बात करें कि निम्नलिखित देशों में से किस में प्रति गाय दूध का उत्पादन वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है, तो यहाँ डेनमार्क दिया, लेकिन आप लोग इसको छोड़ दीजिए। विविध पे आते हैं, विविध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इनको शांति में दिया गया था। अब आपके दिमाग में आएगा सर नॉर्मन बोरलॉग तो हरित क्रांति के जनक हैं और ये जो है कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तो यही तो बात है कि इन्होंने शांति में जो है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, वो भी 1970 में, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 146 है, किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जा सकता, तो ज्योतिष को अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता, क्योंकि विज्ञान में क्या होता है, सेम क्रिया सेम एक्टिविटी आप कहीं भी करिए दुनिया में या किसी भी समय करेंगे तो वो सेम आएगा। जैसे अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव धनावेश होता है, मतलब ऋणात्मक आवेश होता है, तो हमेशा ऋणात्मक ही शो करेगा, ये नहीं कि 10 साल बाद वो धनात्मक हो जाएगा। लेकिन ज्योतिष में क्या होता है, आज स्थिति कुछ और है, कल कुछ और हो सकती है, परसों कुछ और हो सकती है। ढिंग एक्सप्रेस क्या है, तो हिमा दास का एक मुंह बोला नाम है ढिंग एक्सप्रेस, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो है कि बनाई जा रही है, किन दो देशों के बीच का संयुक्त कार्यक्रम है, तो भारत और रूस। इसका जो नाम है वो भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी है और रूस में एक नदी है, इन दोनों को मिला के ही इसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पर समझते हैं कि ब्रह्मोस भारत के DRDO और रूस के भी जो है कि एक NPO के संयुक्त उपक्रम में विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस का जो नाम है भारत की ब्रह्मपुत्रा और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये स्टीफन हॉकिंस जी की जो है कि पुस्तक है और इनका तो अभी निधन भी हो गया है, तो इनसे संबंधित प्रश्न फिर से बनाए जा सकते हैं। और अगला प्रश्न है लास्ट, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये पुस्तक किसकी है, और यह पुस्तक संजय बारू जी के द्वारा लिखी गई, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों ये तो थी आपकी जो है कि 2018 की पूरी कंप्लीट सीरीज़, और अब हम लोग जो है कि पढ़ेंगे 2017 की कंप्लीट सीरीज को। देख लेते हैं यहाँ पे, चलिए 2017 का कम से कम प्रिंट बहुत अच्छा